हम प्यारे बच्चों और अध्यापक साहिबान और स्कूल के प्रबंधक साहिबान, स्वागत है आपका आज के सेमिनार में। सोहनलाल पब्लिक स्कूल के अंदर आज इस सेमिनार का आयोजन किया गया है और इस सेमिनार में हम आज विचार करेंगे नैतिक शिक्षा के बारे में। जैसे कि ये स्कूल बहुत अच्छा है, यहाँ के प्रिंसिपल साहिबान और यहाँ के जो प्रबंधक सज्जन हैं और जितने भी अध्यापक बैठे हैं, ये बहुत अच्छे पढ़े लिखे और शिक्षित लोग हैं जिन्होंने आपको बहुत अच्छी शिक्षा दी है। और मैं तो चाहूँगा कि और इस इलाके के जो लोग हैं वो अपने बच्चों को इस स्कूल में दाखिल कराएं, जिससे यहाँ की तरह अच्छी शिक्षा उन बच्चों को मिल सके और आप पढ़कर देश की तरक्की में योगदान डाल सको। तो शिक्षा के बारे में आपके अध्यापकों ने आपको बहुत कुछ बताया है और आप सारे बच्चे अच्छी तरह से जानते हो, लेकिन नैतिक शिक्षा के बारे में आज मैं आपके साथ बात करूंगा। नैतिक शिक्षा किसे कहते हैं? नैतिक शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके सहयोग से या जिसके माध्यम से मनुष्य का आचरण ऊंचा उठाया जाता है। नैतिक शिक्षा के माध्यम से क्या गलत है और क्या ठीक है, इसका निर्णय करने की हमको समझ मिलती है और हमारे अंदर जो सद्गुण हैं वो पैदा होते हैं और हम अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं। नैतिक शिक्षा की ज़रूरत क्यों है? नैतिक शिक्षा पर ज़्यादा बल देने की ज़रूरत क्यों है? उसका एक कारण है, मैं आप सबके सामने रखना चाहूँगा कि आज इस दुनिया में शिक्षित लोग तो बहुत हैं, जिनके पास डिप्लोमे हैं, जिनके पास मास्टर डिग्रियां हैं, जिन्होंने पीएचडी की हुई है और जो पढ़े लिखे लोग अच्छी अच्छी जॉब पर काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे देश में रिश्वतखोरी, चोर बाजारी, 2 नंबर के धंधे देखे जा सकते हैं। अफसोस उस वक्त होता है जब कोई 80-90 हज़ार रुपया तनख्वाह लेने वाला इंसान किसी 400 रुपये 500 रुपये दिहाड़ी करने वाले इंसान से रिश्वत मांगता है। अफसोस उस वक्त होता है जब बहुत सारे जो पढ़े लिखे लोग हैं वो बलात्कार जैसी घटनाएं करते हैं या दूसरी नौजवान बच्चियों की तरफ या औरतों की तरफ बुरी नज़र से देखते हैं। शिक्षित तो वो हैं, लेकिन वो अपनी नैतिक जिम्मेदारी को संभाल नहीं पा रहे हैं, उन्होंने अपनी नैतिक जिम्मेदारी को संभाला नहीं है। हम देखते हैं हमारे देश में बहुत सारी डुप्लीकेट दवाइयाँ बिकती हैं और ये समय समय पर अखबारों में खबरें आती रहती हैं। जो भी वो दवाइयों की कंपनी वाले हैं या दवाइयाँ बेचने वाले हैं, वो सारे पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं, लेकिन उन्होंने अपनी नैतिक जिम्मेदारी को, इंसानियत को नहीं संभाला है। इस वजह से वो डुप्लीकेट दवाइयाँ बेच रहे हैं। हम कई बार देखते हैं कि कितनी सारी वीडियोज़ वायरल होती हैं जिसमें केमिकल से दूध बनाया जा रहा है, वो हमारी सेहत के लिए अत्यंत हानिकारक है। इसी तरह हम देखते हैं कि जो मेरे जैसा अनपढ़ आदमी है वो तो जातिवाद को माने कि ये नीची जात का आदमी है, ये ऊंची जात का आदमी है, लेकिन जो अच्छे हाईली एजुकेटेड लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिनके पास मास्टर डिग्रियां हैं, वो लोग भी अगर जातिवाद में विश्वास रखें तो ये एक शर्मनाक घटना होगी, ये शर्म वाली बात होगी। इसलिए बच्चों, नैतिक शिक्षा की तरफ ध्यान देना, जो मॉरल एजुकेशन है उस तरफ ध्यान देना अत्यंत ज़रूरी है। नैतिक शिक्षा से हमें क्या सीखने को मिलता है? मैं आपके सामने 15 पॉइंट रखूँगा। अगर आपके पास डायरी है तो आप ये 15 पॉइंट नोट कर सकते हो। और दूसरी बात यह है कि इसको एक लेक्चर ना समझना और केवल नोट्स ना बनाना। जो भी आप नोट्स बनाओ और जो भी आप सुनो उसको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट ज़रूर करना। अगर आप इन बातों को अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करोगे तो दुनिया के सबसे अच्छे इंसान आप होगे। अगर आप इन बातों को इम्प्लीमेंट करते हो तो आपका अपना नाम भी रोशन होगा कि फलां बच्चा बहुत अच्छा है, आपके माँ बाप का नाम रोशन होगा और जिस स्कूल में आप, सोहनलाल पब्लिक स्कूल में आप पढ़ रहे हो, इस स्कूल का नाम भी रोशन होगा कि उस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे जो हैं
वो वास्तव में नैतिक जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। और इस स्कूल के जो टीचर हैं, अध्यापक गण हैं या प्रबंधक हैं, वो अपनी नैतिक जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। इस तरह से आप अपने माँ बाप का, अपने स्कूल का और अपने देश का नाम रोशन कर सकते हो। बच्चों, आप आने वाले समाज के मालिक होंगे। आने वाले समाज को आपने चलाना है। आने वाले समय में आप डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक होंगे, आप राजनेता होंगे। आपने समाज को संभालना है। तो अगर हम चाहते हैं कि आने वाला जो हमारा समाज है, हमारा देश है, वो तरक्की करे, यहाँ पर इंसानियत हो, यहाँ पर किसी का डर ना हो, तो बच्चों को संभालना अत्यंत जरूरी है और बच्चों को नैतिक शिक्षा देना अत्यंत जरूरी हो जाता है। तो नैतिक शिक्षा का जो पहला पॉइंट आपको मैं नोट करा रहा हूं, वो है सत्य और ईमानदारी। जो भी पढ़ा लिखा इंसान है, उसकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो सत्य का धारणी हो, यानी वो सच बोले, सच सुने और सच को ही अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करे। याद रखना, हमारे इस समाज में या हमारे इस देश में जितनी भी समस्याएं हैं, उन सब समस्याओं का कारण सिर्फ और सिर्फ झूठ है। अगर हम झूठ बोलते हैं तो हमारी जिंदगी में समस्याएं क्रिएट होती हैं। और अगर आप झूठ बोलते हो, एक झूठ को छुपाने के लिए आपको सैकड़ों झूठ बोलने पड़ेंगे, लेकिन वो झूठ फिर भी छिपेगा नहीं। इसलिए नैतिक शिक्षा हमको सिखाती है सत्य को धारण करना। हाँ, इसलिए बच्चों हमेशा सच बोलो। जितनी भी दुनिया की समस्याएं हैं, चाहे वो हमारी पर्सनल लाइफ की समस्याएं हैं या हमारी फैमिली लाइफ की समस्याएं हैं या हमारी सोशल लाइफ की समस्याएं हैं या राजनीतिक समस्याएं हैं, उन सब का हल केवल और केवल एक है, सच। अगर हर इंसान सच का धारणी हो जाता है तो इस दुनिया में कोई भी समस्या नहीं रहेगी। इसलिए पहला जो पॉइंट है आप नोट कर लो, सत्य और ईमानदारी, ये गुण हमको नैतिक शिक्षा से मिलता है। नैतिक शिक्षा से हम सत्य और ईमानदारी को दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। दूसरा पॉइंट नोट करो जो हमको नैतिक शिक्षा से मिलता है, वो है अनुशासन। अनुशासन में रहना अत्यंत जरूरी है। अगर आप अनुशासन में नहीं रहोगे तो जिंदगी के किसी भी फील्ड में कभी भी कामयाब नहीं हो सकोगे। जब आप इस कुदरत को देखोगे, जो नेचर है, तो इसमें कितना अनुशासन है। धरती है, चंद्रमा है, आकाश गंगाएं हैं, वनस्पति है, हर चीज अनुशासन में है। आप चाहे 6 बजे जागो या आप 9 बजे जागो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सूरज अपने वक्त पर आकर उजाला कर देता है। हर चीज इस सृष्टि में अनुशासन में है। अगर नहीं है तो मनुष्य अनुशासन में नहीं है। आप देखते हो, जब हम ट्रैफिक में जाते हैं, सड़क पर हम यात्रा करते हैं, कितने लोग हैं जो नियम को तोड़ रहे हैं। अगर वो ट्रैफिक के रूल्स रेगुलेशन का पालन करें तो कभी भी कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। एक्सीडेंट तब होता है जब हम यातायात के नियमों को तोड़ते हैं। जैसे आप स्कूल में आ रहे हो तो यहाँ का कुछ अनुशासन है ना पढ़ने के लिए, कि आप टाइम से स्कूल में आओ, जो स्कूल की वर्दी है वो पहनो, यहाँ आकर जो अध्यापक आपको पढ़ा रहे हैं उसको ध्यान से सुनो, उसके बाद घर जाकर अपना होमवर्क करो। अगर आप अनुशासन में रहकर पढ़ाई करोगे तो आपके 90, 95 या 100% नंबर भी आ सकते हैं। ये इम्पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है। इसलिए दूसरा जो नंबर है वो है अनुशासन। नैतिक शिक्षा हमको अनुशासन में रहने की प्रेरणा देती है। हर इंसान को अनुशासन में रहना चाहिए। देखो, परिवार है तो वहां पर कुछ फर्ज हैं। जैसे कोई औरत है तो वो बेटी है, किसी की बेटी है, किसी की बहन है, पत्नी है, माँ है, सास है, बहू है, पिता है, भाई है। ये सारे रिश्तों के कुछ फर्ज हैं। अगर हम अनुशासन में रहकर इस गृहस्थ के फर्जों को पूरा करते हैं तो हमारा गृहस्थ स्वर्ग हो सकता है। अगर हम समाज में अनुशासन का पालन करते हैं तो हमारा जो समाज है वो स्वर्ग हो सकता है।
नैतिक शिक्षा से हमको तीसरी जो चीज मिलती है वो है सम्मान। नोट कर लो आप, सम्मान। सम्मान का मतलब आदर और सत्कार। अगर आप किसी दूसरे से सम्मान चाहते हो तो आपको पहले उसका सम्मान करना पड़ेगा। अगर आप किसी का सम्मान नहीं करोगे तो आपका सम्मान भी नहीं करेगा। इसलिए सम्मान करना है अपने माँ बाप का, अपने भाई बहनों का, अपने अध्यापक का, अपनों से बड़ों का और अपनों से छोटों का। देखो, जो आपके हम उम्र बच्चे हैं या हम उम्र आदमी, स्त्री पुरुष कोई भी हैं, वो आपस में जब सम्मान करते हैं तो उसको कहते हैं प्रेम। जब हम किसी बड़े का आदर करते हैं तो उसको कहते हैं सम्मान, और जब हम छोटे का सम्मान करते हैं तो उसको कहते हैं स्नेह। जिस समाज में स्नेह, सम्मान और प्रेम होता है वो समाज स्वर्ग हो जाता है। इसलिए नैतिक शिक्षा से हमको जो तीसरी बात मिलती है वो है सम्मान करना। और चौथा पॉइंट आप नोट करो, दया और करुणा। दूसरों पर दया करनी, यह अत्यंत जरूरी है। आज के बहुत सारे पढ़े लिखे वर्ग में दया नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे पढ़े लिखे लोग अत्याचारी हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मेरे जैसा कोई अनपढ़ आदमी निर्दयी हो तो समझ में आता है कि इसके पास में शिक्षा नहीं है, ये शिक्षित नहीं है, इसके पास अकल नहीं है। लेकिन अगर किसी ने BA, MA या PhD वगैरह की है, जिसके पास मास्टर डिग्री है, वो भी अत्याचार करे। जो एक कैलकाटा में एक डॉक्टर के साथ घटना घटी है वो हमारे सबके सामने है, और वो पढ़े लिखे लोग हैं। दया नहीं है ना। अगर दया होगी तो कोई आदमी डुप्लीकेट दवाइयां नहीं बेचेगा। अगर दया होगी कोई किसी का कत्ल नहीं करेगा। अगर दया होगी तो कोई भी दूसरे का हक नहीं खाएगा। इसलिए दया करनी अत्यंत जरूरी है। और वो दया का मतलब पशु पंछियों पर दया करनी, जो हमारी वनस्पति है इस पर दया करनी, पानी पर दया करनी। हम देखो इस देश में नदियों को माँ की तरह सम्मान देते हैं, लेकिन हमारे देश की जो नदियां हैं उनमें गंदगी है, उनमें गंदे नाले का पानी डाला जा रहा है, उसमें गटर का पानी डाला जा रहा है। लेकिन विदेश में नदियों को कोई माँ नहीं बोलता, लेकिन विदेश में पूरी की पूरी नदियां और दरिया बिल्कुल साफ हैं, इतनी सी भी गंदगी नहीं मिलेगी। क्योंकि मैं 20 साल से इंग्लैंड में रह रहा हूं और यूरोप, अमेरिका, कनाडा में मैं विचरता रहता हूं, कहीं भी किसी भी पानी में प्रदूषण आपको नहीं मिलेगा। तो दया करो पानी पर, दया करो वनस्पति पर, दया करो इस धरती पर, दया करो अपने माँ बाप पर। आपके माँ बाप खर्च कर रहे हैं ना आपके पढ़ाने के लिए। अगर आप उन पर दया करोगे तो आप पढ़ाई की तरफ ध्यान दोगे, सोशल मीडिया में खचित नहीं रहोगे, उनका जो किया हुआ खर्च है वो बेकार नहीं होगा। अपने आप पर दया करो। अपने आप पर दया कैसे? कि आप किसी की तरह का बनने का यत्न मत करो, जैसे आप हो। अपनी नज़र को ठीक रखो, अपनी सेहत को ठीक रखो, अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दो। अगर आप अपने आप पर दया नहीं करोगे, पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं दोगे, तो आने वाले समय में आप फेल हो जाओगे। तो नैतिक शिक्षा से हमको जो चौथी बात मिलती है वो है दया करना। और नंबर 5, जिम्मेदारी लेना। नैतिक शिक्षा हमको जिम्मेदार नागरिक बनाती है। नैतिक शिक्षा हमको जिम्मेदार इंसान बनाती है। अपनी जिम्मेदारी आप लो। अगर आप मान लो कि फेल हो गए, सपोज कोई बच्चा फेल हो गया, वो जिम्मेदारी दूसरे पर डालता है, वो दूसरे का दोष मानता है कि हमारे अध्यापक ने ठीक नहीं पढ़ाया, उस वक्त मेरी मम्मी बीमार हो गई, मैं 10 दिन स्कूल नहीं जा सका, मेरे को बुखार हो गया, मेरे साथी ने मेरे को काम नहीं बताया, इसलिए मैं फेल हो गया। ये जिम्मेदारी दूसरे पर डालती। दूसरे का दोष, दूसरे पर दोष मत दो, स्वयं की जिम्मेदारी लो। अगर कोई मनुष्य स्वयं अपनी जिम्मेदारियां लेता है तो वो कामयाब होता है। जो लोग दूसरों पर दोष थोपते रहते हैं वो जिंदगी में कभी भी कामयाब नहीं होते। इसलिए हमको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जैसे जो नैतिक शिक्षा को यूज करता है, जिसने नैतिक शिक्षा से ये बात सीखी है, तो पूरे के पूरे परिवार की जिम्मेदारी लेगा। अगर परिवार में कोई कलह क्लेश है
तो हमारा क्या होता है, दूसरे पर, सास ने बहू पर और बहू ने सास पर दोष लगा दिया और स्वयं मुक्त हो गए। स्वयं की जिम्मेदारी लो। जैसे मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं। एक आदमी कहता है मेरे को गुस्सा बहुत आता है, मेरे को गुस्सा बहुत आता है, मैं अपने इस गुस्से को कंट्रोल कैसे करूं। अब जब आप ये वर्डिंग बोलोगे कि मेरे को गुस्सा बहुत आता है, तो इसमें आपका दोष तो नहीं है, क्योंकि गुस्सा आता है और गुस्सा आकर आपको खराब कर देता है। ये तो दोष गुस्से का हुआ ना। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, लड़कियां, लड़के, बुजुर्ग, जवान, बच्चे, कि गुस्से को कैसे कंट्रोल करें। तो मैं गुस्से के बारे में उनसे जब सबसे पहला सवाल पूछता हूं कि प्रॉब्लम क्या है, तो हर इंसान ये कहता है कि मेरे को गुस्सा बहुत आता है। तो मैं कहता हूं कि अपनी जिम्मेदारी, अपनी वर्डिंग बदलो। पहले आप ये बोलना छोड़ो कि मेरे को गुस्सा बहुत आता है, ये तो गुस्से का कसूर हुआ ना। आप सबसे पहले ये बोलो कि मैं गुस्सा करता हूं, मैं गुस्सा करता हूं, अब मेरी जिम्मेदारी है। तो अब कहा जा सकता है कि गुस्सा करता है तो ना किया कर, जिम्मेदारी ली ना। तो अपनी जिम्मेदारी लो। अगर आप किसी काम में फेल हो, आप फाइनेंशियली तौर पर पीछे रह गए हो, आप अमीर नहीं हो पाए, आपको अच्छी जॉब नहीं मिल पाई, तो स्वयं की जिम्मेदारी लो और अपने जिम्मेदारियों को निभाओ। मैं छोटी सी बात आपको सुनाना चाहूंगा। दो मित्र थे जो एमए तक इकट्ठे पढ़े, उसके बाद में वो बिछुड़ गए, अपने अपने काम पर चले गए। करीब 15 साल बाद वो एक दिन दोनों फिर इकट्ठे हुए। दोनों मिलकर बहुत खुश हुए। एक ने दूसरे से, दूसरे ने पहले से हालचाल पूछा। एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक था, अमीर हो गया था, और दूसरा जो दोस्त है किसी कंपनी में 20,000 रुपए महीने पर काम कर रहा था। जो कंपनी में 20,000 पर काम कर रहा था ना, उसने दूसरे दोस्त से कहा, यार जिंदगी को ढो रहा हूं, ये कंपनियों वाले लोग पैसे ही नहीं देते, ये अच्छी तनख्वाह देकर राजी ही नहीं है, सिर्फ 20,000 रुपया मिलता है, 20,000 से घर का काम नहीं चलता, महंगाई बहुत है। तो दूसरे मित्र ने कहा कि तेरी इस कंपनी में क्या 20,000 से कम भी किसी की तनख्वाह है? वो बोला हाँ, मेरे से नीचे हैं वो 15-15 हजार भी है। उससे कम किसी की है? बोला हाँ 10,000 भी है। उससे भी कम किसी की है? हाँ बोला चौकीदार है, उसकी तनख्वाह 5,000 भी है। बोला तेरे से ज्यादा भी है? बोला हाँ 30,000 भी है, 50,000 भी है। हमारे मैनेजर है, उसकी लाख रुपया है, उससे ज्यादा भी है। तो बोला इसका मतलब कंपनी का तो कोई दोष नहीं है ना, कंपनी तो 1.5-2 लाख तक भी तनख्वाह दे रही है, तेरी प्रोफाइल में प्रॉब्लम है। जब अपनी प्रोफाइल कंपनी के सामने रखी तो तेरी प्रोफाइल जो है सिर्फ 20,000 रुपए के लायक है, तेरी औकात इतनी है, इसलिए तेरे को 20,000 ही मिल रहा है। अगर तनख्वाह ज्यादा चाहता है तो अपनी प्रोफाइल को ऐसा बना कि तेरे को लाख या 2 लाख रुपया मिले। अपने में गुण पैदा कर, अपनी जिम्मेदारी ले। तो जिंदगी में अपनी जिम्मेदारी लेनी है। जब अपने जिम्मेदार आप बनोगे तो जीवन में आपकी सफलता के रास्ते ऑटोमेटिकली खुलते चले जाएंगे। दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकेगी। तो जिम्मेदारी लेनी है। और 6 नंबर पॉइंट आप नोट करो, सहनशीलता, पेशेंस। अगर हमारे में पेशेंस नहीं है, सहनशीलता नहीं है, तो एक तो हम स्वयं परेशान रहेंगे, और जिसके अंदर सहनशीलता नहीं है दूसरे लोगों को भी परेशान करेगा। हमारे घरों में कलेश क्यों पैदा हो जाता है? लोगों की तलाक क्यों हो जाती है? भाई बहन से दूर क्यों चले जाते हैं? टकराव क्यों हो जाता है? क्योंकि सहनशीलता नहीं है। अपनी जिंदगी में पेशेंस पैदा करना, ये हमको नैतिक शिक्षा सिखाती है। अब ये अध्यापक गण बैठे हैं, अगर इन्होंने पीएचडी की है या एमए की है या और कोई कोर्स किया है तो इनके अंदर पेशेंस था। 15, 16, 20 साल तक ये पढ़े हैं। अगर कोई डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक बना है तो उसने 20-25 साल पढ़ाई की है, इसलिए वो बना है। इसलिए अपनी जिंदगी में पेशेंस पैदा करना, ये हमको नैतिक शिक्षा सिखाती है। किसी की बात को ध्यान से सुनो,
उस बात को पूरे का पूरा सुनो और पूरे का पूरा सुनने के बाद में उसका उत्तर देने का यत्न करो। आप देखते हो, अब मैं विदेशों में घूमता हूं तो वहां पर कोई हॉर्न नहीं बजाता है। यहां आगे लाल बत्ती है, लाल बत्ती पर लोग रुके हुए हैं और पीछे के लोग टां टां हॉर्न बजा रहे हैं। अब आदमी पूछे कि जो सामने खड़े हैं वो रात रुकने के लिए थोड़ा आए हैं। हॉर्न बजाने से कोई सड़क चौड़ा थोड़ा हो जाएगी, हॉर्न बजाने से लाल बत्ती हरी थोड़ी हो जाएगी। पेशेंस जिंदगी में रखो, अगर पेशेंस नहीं है तो जिंदगी जो है ढर्रा बन जाएगी। इसलिए नैतिक शिक्षा हमको सहनशीलता सिखाती है। और नंबर 7, न्याय और निष्पक्षता। नैतिक शिक्षा जो है उससे हमको न्याय और निष्पक्षता की शिक्षा मिलती है। न्याय करना, जैसे एक चुटकुला आप सुनते हो ना, व्हाट्सएप पर आम मिल जाता है कि कोई भैंस जंगल में भागी जा रही थी। भैंस जंगल में भागी जा रही थी। बंदर ने पूछा कि मौसी क्यों भाग रही है, क्या कारण है कि जंगल में भागी जा रही है। भैंस बोली कि यह बंदर, हमारे बादशाह का हाथी खो गया है, गुम हो गया है, और जो पुलिस है वो जंगल में उस हाथी को ढूंढने के लिए आई है। हमारे बादशाह का हाथी खो गया है, चोरी हो गया है, और हमारे बादशाह की जो पुलिस है वो जंगल में हाथी को ढूंढने के लिए आई है। तो बंदर हंसने लगा, बोला कि तू तो भैंस है, तू क्यों डरी हुई है। बोली, बंदर तेरे को पता नहीं, ये इंडिया है, 20 साल तो मेरे को ये साबित करने में लग जाएंगे कि मैं हाथी नहीं भैंस हूं। 20 साल लग जाएंगे। हमारा ऐसा है ना, कितने ऐसे केस हैं जो 20-20, 25-25 साल से उलझे हुए हैं। तो हर नागरिक को न्याय मिलना चाहिए, ये नैतिक शिक्षा हमको बताती है। और न्याय भी और निष्पक्षता भी, जो न्याय है वो निष्पक्ष होकर मिलना चाहिए। उसमें किसी भी धर्म, मजहब या लिंग आदि का जो है भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो न्याय का मतलब केवल न्याय प्रणाली ही नहीं है, आपने अपने साथ भी न्याय करना है, अपने भाई बहनों और साथियों के साथ न्याय करना है। जैसी बोलबानी दूसरे से अपने लिए आप चाहते हो, क्या आप उसी तरह से दूसरों के साथ बोलते हो? अगर ऐसा नहीं करते तो इसका मतलब हम अपने साथियों के साथ में न्याय नहीं कर रहे हैं। और निष्पक्ष रहना है, कभी भी भेदभाव नहीं करना। अगर कोई आदमी भेदभाव करता है, चाहे वो धर्म के नाम पर करता है, जाति और लिंग के नाम पर करता है, रिश्तों के नाम पर करता है, तो उस समाज में कभी भी शांति नहीं आ सकती। तो जो नैतिक शिक्षा है हमको निष्पक्षता और न्याय की प्रेरणा देती है। नंबर 8, स्व अनुशासन। स्व अनुशासन का मतलब अपने आप को अनुशासन में रखना। हम दूसरों को अनुशासन में कहने के लिए प्रेरते हैं। जैसे मैं अब लेक्चर कर रहा हूं तो दूसरों को अनुशासन में रहने के लिए मैं प्रेरणा दे रहा हूं, लेकिन मेरा खुद का जीवन अगर अनुशासन में नहीं है तो मेरे को कोई हक नहीं कि मैं यहां खड़ा होकर आपको अनुशासन में रहने का लेक्चर करूं। मेरे को अनुशासन में रहना चाहिए। और वो अनुशासन क्या है? सबसे पहले समय का प्रबंध करना। जो आदमी टाइम का पाबंद नहीं होता वो जिंदगी में कभी भी कामयाब नहीं होता। इसलिए अगर मेरे से कोई पूछे कि दुनिया का सबसे निकम्मा मनुष्य कौन है, तो मैं ये बात कहूँगा कि वो आदमी जो समय की कदर नहीं करता, जो समय का पाबंद नहीं है, जो समय का सदुपयोग नहीं करता, वो आदमी दुनिया का सबसे निकम्मा आदमी है। जो समय को बर्बाद करता है, जो समय का सही उपयोग नहीं करता, समय को बर्बाद करता है, याद रखना समय पाकर वो समय ही उस इंसान की बर्बादी का कारण बन जाता है। इसलिए स्व अनुशासन, अपने आप को अनुशासन में रखना है। आंखों का अनुशासन, किसी दूसरी बच्ची को गलत नज़र से नहीं देखना, किसी दूसरे की निंदा चुगली नहीं सुननी, किसी दूसरे के लिए अपशब्द नहीं बोलने, हाथों से किसी दूसरे का हक नहीं खाना,
पैरों से गलत रास्ते पर ना चलना। तो स्वयं को अनुशासन में रखना है। जो इंसान स्वयं को अनुशासन में रखता है वो दुनिया में सबसे कामयाब इंसान होता है। इसलिए 9वां जो पॉइंट है, पर्यावरण की सुरक्षा करनी। जो पर्यावरण है इसकी संभाल करनी, इसका संरक्षण करना। अगर हम पर्यावरण की संरक्षण नहीं करेंगे, इसकी संभाल नहीं करेंगे, तो ये हमारी जिंदगी के लिए दुखदाई होगा। देखो, कभी वक्त था जब मैं छोटा था तो रहट चलते थे, आपने भी रहट चलते हुए देखे होंगे। और कुछ लोग कहते थे उस वक्त कि इन कुओं का पानी खत्म हो जाएगा, जो रहट चला रहे हैं ये कुएं का पानी खत्म हो जाएगा। तो लोग उसको बेवकूफ़ कहते थे कि ये बेवकूफ़ इंसान है जो कह रहा है कि कुओं का पानी खत्म हो जाएगा, कुएं सूख जाएंगे। उसको मूर्ख कहा जाता था। लेकिन कुओं का पानी हम निकालते रहे, कुएं सूख गए। उसके बाद बोर किए गए 100-150 फुट तक। फिर किसी ने कहा कि ये तह जो है, ये पानी की परत खत्म हो जाएगी। लोगों ने उसको बेवकूफ कहा, लेकिन आज वो 150-200 फुट वाली परत भी खत्म हो गई। अब समर्सिबल बोर हैं 400, 450, 500 फुट तक। ये पीने के पानी की जो है लास्ट परत है। जब ये खत्म हो जाएगी तो पीने के लिए पानी भी नहीं मिलेगा। आने वाले जो युद्ध हैं वो पानी पर होंगे, क्योंकि हम इस चीज की सुरक्षा नहीं कर रहे हैं। इसलिए पानी को बर्बाद होने से बचाओ। अगर आपके घर की टंकी लीक है, एक बूंद बूंद पानी गिर रहा है, टुप टुप टुप, और कोई आपसे कहे कि आपकी टंकी लीक है, इसको ठीक कराओ, और आप कहो तेरे बाप का क्या जाता है, बिल तो मैं भरता हूं, टंकी तो हमारी लीक है। अरे भाई, मेरे बाप का भी जाता है। एक एक बूंद गिर कर सवेर तक 2 टब पानी के आप बर्बाद कर दोगे। और अगर हर आदमी ऐसा करे तो कितना पानी का नुकसान होगा। जो हमारी ये हवा है, इसमें से हमने श्वास लेना है, श्वास लेकर हम जिंदा हैं। अगर हम पोल्यूशन फैलाएंगे तो आने वाले समय में हवा प्रदूषित होगी, उससे हमारे जिंदगी में रोग पैदा होंगे। अगर जो धरती है, हम धरती को माता कहते हैं, हम धरती पर गंदगी फैलाएंगे, इससे हमारी जिंदगी में बहुत सारे रोग पैदा होंगे। इसलिए पर्यावरण की सुरक्षा करनी नैतिक शिक्षा हमको सिखाती है। इसलिए हो सके तो अपने अपने घरों में, खेतों में 1-1, 2-2 पेड़ जरूर लगाओ और उन पेड़ों की सुरक्षा करो। जैसे जैसे वो पेड़ बड़े होंगे तो वो हमको ऑक्सीजन भी देंगे और फल आदि भी देंगे। इसलिए जो नैतिक शिक्षा है बच्चों, वो हमको पर्यावरण की सुरक्षा के बारे में प्रेरित करती है। 10 नंबर पॉइंट है मदद करनी, सहायता करनी, सहयोग करना, एक दूसरे का सहयोग करना। ये नैतिक शिक्षा हमको सिखाती है। अगर हम सहयोग करते हैं तो सहयोग का हमको क्या लाभ होगा। सपोज कि कोई रेडी लेकर चढ़ाई पर चढ़ रहा है और आप ये चाहते हो कि ये चढ़ाई पर ना चढ़े, और उस आदमी की टांगें पकड़कर बैठ जाते हो, उसकी रेडी का पहिया पकड़ लेते हो, उसको ऊपर नहीं चढ़ने देते, आप कामयाब हो जाते हो, उसको चढ़ाई पर नहीं चढ़ने देते, पर उसका रिजल्ट क्या होगा, आप भी तो गड्ढे में बैठे रहोगे ना, नीचे पहिया पकड़कर नीचे ही बैठे रहोगे। और अगर आप उस रेडी वाले के साथ सहयोग करो, थोड़ा सा उसके साथ धक्का लगवाओ, धक्का लगवाते लगवाते जैसे ही वो ऊपर पहुंचेगा, सहयोग का फल ये होगा कि आप भी ऊपर पहुंच जाओगे। जैसे किसी बच्चे को कोई सवाल नहीं आता, अगर आप उस बच्चे का सहयोग करते हो तो उस बच्चे को तो सवाल आएगा ही आएगा, आपका भी रिवीजन हो जाएगा और आपके ज्ञान में बढ़ोतरी होगी। बहुत सारे लोग हैं हमारे यहाँ, किसी ने एक बहुत अच्छी ढंग से समझाया है कि किसी देश में केकड़े भेजने थे, केकड़े 20-20 केकड़े एक एक बॉक्स में बंद करने थे। सारे देशों ने केकड़े भेजे और उनको अच्छी तरह से सील किया, गिन के केकड़े भेजे। पर जब आगे जाकर केकड़े गिने तो किसी बॉक्स में से 19 केकड़े निकले, किसी में से 18 और किसी में से 20 की बजाय 21 निकल आए, कम और ज्यादा। लेकिन इंडिया ने जो केकड़े भेजे वो पूरे 20-20 थे।
ना ज़्यादा और ना कम, और ऊपर से ढक्कन भी खुला था, सील भी नहीं किए थे, खुला ढक्कन। 20-20 केकड़े पहुंच गए। वो हैरान हुए कि दूसरे देशों ने गिनकर केकड़े डाले हैं, इनको सील भी किया है बॉक्स को, फिर भी केकड़ा कोई ज़्यादा है और कोई कम है। इंडियन लोगों से पूछा कि आपके पास कौन सी टेक्निक है कि आपके केकड़े कम नहीं हुए। वो बोले ये इंडियन केकड़े हैं, इनकी एक आदत है कि जो एक आदमी ऊपर चढ़ता है वो दूसरे की टांग खींचता है। हमको पता था कि ये दूसरे को ऊपर नहीं चढ़ने देंगे, जो बॉक्स से बाहर जाना चाहेगा उसकी टांग पकड़कर नीचे खींचेंगे। ये हमारी आदत है आज के आदमी की, हम एक दूसरे की टांगें खींच रहे हैं, हम ये टांगें किसी के कामों में अड़ा रहे हैं, अटका रहे हैं। ये टांगें हमको चलने के लिए दी हैं। अगर कोई इंसान ये अनुभव करता है कि मेरी टांगें दूसरे लोगों की टांगों से ज़्यादा लंबी हैं, अगर आपको ऐसा अनुभव होता है तो किसी अच्छे प्लास्टिक सर्जन से मिलकर अपनी टांगें कटवाकर 6-6 इंच छोटी करवा लेना, लेकिन किसी के कामों में मत अड़ाना। तो सहयोग करना ये हमको नैतिक शिक्षा सिखाती है। सहयोग करना अपने साथियों का, अपने माँ बाप का, अपने रिश्तेदारों का, अपने दोस्तों का, अपने गांव वासियों का, देशवासियों का सहयोग करना ये हमको नैतिक शिक्षा सिखाती है। और सह अस्तित्व 11 नंबर पॉइंट है, सह अस्तित्व। सह अस्तित्व का मतलब है कि मिलकर रहना। आदमी ने बहुत तरक्की की है, विद्या के क्षेत्र में हम बहुत आगे गए हैं। हमने हवाई जहाज बनाए हैं, पानी पर चलने वाले जहाज बनाए हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक युग में जी रहे हैं, आगे एआई का ज़माना आ रहा है। इतनी हमने तरक्की की है, लेकिन आदमी ने मिलकर रहना नहीं सीखा। हमारी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। या तो मैं आपसे ऊंचा बनकर जीना चाहता हूँ, सुपरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है मेरे में कि मैं ही सबसे अच्छा हूँ, या तो मैं आपसे ऊंचा बनकर जीना चाहता हूँ, या मेरे में इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, मैं अपने आप को दूसरों से नीचा समझता हूँ। तो हमारे जीने का जो ढंग है, या तो हम दूसरे से अपने आप को ऊंचा समझते हैं, या हम दूसरे से अपने आप को नीचा समझते हैं। हम बराबर समझकर जीना अभी तक नहीं सीखे। बहुगिनती लोगों की बराबर जीना नहीं सीखे कि मैं आपको अपने बराबर समझूं और मैं भी अपने आप को आपके बराबर समझूं, कि सारे इंसान हैं, हम एक जैसे हैं, एक वातावरण में रह रहे हैं, हम सारे एक सिस्टम में हैं। बराबर हम जीना सीखें, ऐसा नहीं सीख पाए। तो नैतिक शिक्षा हमको सह अस्तित्व की शिक्षा देती है, मिलकर जीना, दूसरों को अपने बराबर समझना, दूसरों की भावनाओं की कदर करना। यदि हम दूसरों की भावनाओं की कदर नहीं करते तो हम इंसान कहलाने के हकदार नहीं हैं। इसके आगे है 12 नंबर पॉइंट, विनम्रता। विनम्रता अत्यंत ज़रूरी है। अगर आपके अंदर ईगो है तो हमारी बहुत सारी समस्याओं का जो कारण है वो हमारी ईगो है। हमारी थोड़ी थोड़ी ईगो ने कितने हमारे बड़े बड़े और प्यारे रिश्ते तोड़ दिए हैं। थोड़ी सी ईगो की वजह से पति और पत्नी की तलाक हो जाती है। थोड़ी सी ईगो की वजह से हम भाई भाई एक दूसरे का कत्ल तक कर देते हैं। थोड़ी सी ईगो की वजह से हमारे रिश्ते टूट जाते हैं और हम अलग थलग पड़ जाते हैं। इसलिए ज़िंदगी में विनम्रता चाहिए। अगर आप में विनम्रता नहीं होगी तो आप कुछ भी सीख नहीं पाओगे। सपोज अब मैं हूँ, मेरी उम्र 65 है और मेरे को कंप्यूटर चलाना नहीं आता, और मैं किसी बच्चे से, जो आप बैठे हो, आप कंप्यूटर के मास्टर हो, आप मोबाइल को बहुत अच्छा ऑपरेट करते हो, अगर मैं विनम्रता से आपको अपना उस्ताद मान लूँ कि बच्चों आप मेरे को मैसेज करना सिखा दो, मेरे को ईमेल करना सिखा दो, तो मैं आपसे सीख सकता हूँ। लेकिन यदि मैं ईगो अपने सामने रखूं कि मैं 65 साल का आदमी, मैं इन बच्चों से क्यों सीखूं, तो मैं ज़िंदगी में कभी भी सीख नहीं पाऊंगा। जिसके मन में विनम्रता होती है वो लोग ही कामयाब होते हैं, और जो विनम्र लोग होंगे वो किसी का अपमान नहीं करेंगे, वो किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाएंगे, वो दूसरों के साथ
प्यार करेंगे, मोहब्बत करेंगे, दूसरों की भावनाओं की कदर करेंगे। इसलिए नैतिक शिक्षा हमको विनम्रता की शिक्षा देती है। नंबर 13, जो नैतिक शिक्षा है हमको स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करती है। नैतिक शिक्षा हमको स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करती है। अपने कपड़ों की सफाई रखना, रोज नियम से नहाना, सही खुराक लेनी जिससे हमारे अंदर विटामिन्स, मिनरल वगैरह वगैरह ये पूरे रहें और हम सेहत की तरफ ध्यान दें और हम आरोग रह सकें, यानी स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना। जो ये जितने भी फास्ट फूड हैं इनको खाने का यत्न ना करो, क्योंकि ये बीमारियों का कारण बनते हैं। अगर आप गलत भोजन खाओगे तो बीमार हो जाओगे, अगर आप ठीक भोजन खाओगे तो आप स्वस्थ रहोगे। अगर आप स्वस्थ हो तभी आप जिंदगी में कामयाब हो सकते हो। इसलिए जो नैतिक शिक्षा है वो हर इंसान को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करती है। अपनी साफ सफाई रखना, खाने पीने का ध्यान रखना, कसरत करनी, सेहत की तरफ ध्यान रखना, सैर वगैरह करनी, तैरना आदि, ये सारे काम आप कर सकते हो। नंबर 14, जो नैतिक शिक्षा हमको प्रेरणा देती है वो है अहिंसा। अहिंसक बनाती है। हमने अहिंसा के धारणी होना है। अहिंसा का मतलब किसी जीव जंतु को ना मारना, और ये इसका मतलब ये नहीं कि हिंसा करना, किसी की हत्या करना ही हिंसा है। वो तो हिंसा है ही है। किसी आदमी को जान से मारना, किसी की हत्या करनी, ये हिंसा है। लेकिन हिंसा का मीनिंग किसी को जान से मार देना ही नहीं है। किसी की भावनाओं का कत्ल करना भी हिंसा है। खास करके हमारे इस समाज में, सबकी बात तो नहीं लेकिन बहुत सारे स्थानों पर औरत की भावनाओं का कितना कत्ल किया जाता है। तो किसी की भावनाओं का कत्ल करना भी हिंसा है। अगर आप अपने भाई बहन, माँ बाप या बच्चे की किसी की शुभ भावना का कत्ल करते हो तो आपको हिंसक माना जाएगा। किसी का हक खा जाना वो भी तो हिंसा ही है। इसलिए जो नैतिक शिक्षा है हमको अहिंसक बनने की प्रेरणा देती है। और आखिरला जो पॉइंट है वो है समय की महत्वता, समय की कदर करना, टाइम मैनेजमेंट। जो समय की कदर नहीं करता, समय आने पर समय उसकी बेकदरी कर देता है। इसलिए जो समय आपके पास है इसको संभालना। आप करोड़ों रुपए खर्च करके भी जो एक पल बीत गया उसको खरीद नहीं सकते। कोई अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला या दुनिया का कोई भी अमीर से अमीर व्यक्ति और पूरे का पूरा देश और पूरा संसार जितनी मर्जी संपदा खर्च कर ले, एक सेकंड भी समय को वापस नहीं ला सकता। समय बहुत कीमती है। जो एक सेकंड चला गया वो चला गया। अगर आपने उसको सही यूज किया, उस समय को सही ढंग से प्रयोग किया, तो वो समय आपके लिए सफलता का कारण बनेगा। और अगर आपने उस समय को व्यर्थ गंवाया तो आपकी जिंदगी व्यर्थ हो जाएगी। बच्चों, आज आप सोशल मीडिया पर ज़्यादा खचित हो। मैं आपकी बात नहीं कर रहा कि जो आप सामने बैठे हो, आम आदमी जो सोशल मीडिया पर हैं, स्क्रॉलिंग कर रहे हैं सवेर से शाम तक, 4-4, 5-5 घंटे सोशल मीडिया पर हैं। जब आप फेसबुक या व्हाट्सएप पर सेटिंग में जाकर टाइम देखोगे कि मैंने कितना टाइम लगाया, तो कम से कम 4-4, 5-5 घंटे एक एक आदमी का टाइम जो है सोशल मीडिया पर लग रहा है। और वो बेकार। अगर तो सोशल मीडिया से आप कुछ अच्छी शिक्षा लेते हो तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं खुद भी सोशल मीडिया पर एक्टिव हूँ। मेरा फेसबुक पेज है, एक मेरी अपनी आईडी है, 2 मेरे पेज हैं। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ और यूट्यूब पर मेरा सिख जगत चैनल है, सिख जगत SIKHJAGAT, सिख जगत मेरा अपना चैनल है। मैं भी सोशल मीडिया पर एक्टिव हूँ, लेकिन वहाँ पर मैं पॉजिटिव वीडियोस डाल रहा हूँ, जो गुरबानी के अर्थ है मैं वो डाल रहा हूँ, या सकारात्मक सोच दे रहा हूँ। तो सोशल मीडिया का हम सही प्रयोग कर सकते हैं।
लेकिन ज़्यादातर सोशल मीडिया का जो है प्रभाव हमारे पर गलत है और इसका गलत यूज करके अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया पर लोग क्यों चले जाते हैं, उनके कुछ कारण हैं। सोशल मीडिया पर आदमी क्यों बना रहना चाहता है और सोशल मीडिया से हम कैसे दूर जा सकते हैं, इसके लिए एक पूरे का पूरा प्रोग्राम चाहिए, करीब घंटा सवा घंटा टाइम हो तो ये चीज़ समझाई जा सकती है कि सोशल मीडिया के दुष्प्रभाव क्या हैं और सोशल मीडिया से हम कैसे बच सकते हैं और सोशल मीडिया पर टिके रहने का कारण क्या है। ये सारी विचारें हम फिर कभी बाद में कर सकते हैं। तो मैं अपने बारे में थोड़ी सी जानकारी देकर समाप्ति करूंगा। मेरा नाम मोहर सिंह है, मैं इंग्लैंड का सिटीज़न हूं और 20 साल से मैं बाहर विचर रहा हूं, यूरोप और इन सारे देशों में। वहां पर मैं सेमिनार और कैंप वगैरह लगाता हूं और गुरबानी की कथा करता हूं। मैं एक सिख प्रीचर हूं। अब मेरे 4-5 साथी हैं, उन्होंने एक सलाह की थी कि मैं इंडिया में जाऊं और इंडिया में जाकर मैं थोड़ा काम करूं। और वो क्या काम करूं, 4 प्रोजेक्ट हैं। नंबर 1, अगर कोई ओवर थिंकिंग का शिकार है, ध्यान देना बेटे, आप ध्यान देना मेरी तरफ। अगर कोई ओवर थिंकिंग का शिकार है, किसी एक ही चिंता में फंसा रहता है, जिसको हम थोड़ा डिप्रेशन का नाम भी दे देते हैं, तो उसको ओवर थिंकिंग से बाहर कैसे लाया जाए, नंबर 1। नंबर 2, जो हमारी फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि हर घर में थोड़ा बहुत कले कलेश बना रहता है, तो फैमिली प्रॉब्लम्स के क्या कारण हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स को कैसे सोल्व किया जाए और हम कैसे ज़िंदगी जिएं कि हमारा घर स्वर्ग बना रहे। तो दूसरा जो मेरा काम है वो है फैमिली प्रॉब्लम्स। तीसरे नंबर पर जो लोग नशा खाने लग जाते हैं, नशे के आदी हो जाते हैं, चाहे वो कोकीन वगैरह है या अफीम है या शराब वगैरह है, तो नशे के आदी लोग क्यों हो जाते हैं, नशे की आदत लत क्यों लग जाती है और नशे के दुष्प्रभाव क्या हैं और नशे को हम कैसे छोड़ सकते हैं, ये चीज़ें मैं बताता हूँ। और चौथी बात, बच्चों का पढ़ाई की तरफ ध्यान ना देना और सोशल मीडिया का प्रभाव, वो क्या कारण है कि बच्चे पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं देते और सोशल मीडिया पर ज़्यादा लगे रहते हैं। तो कैसे उनको गाइड किया जाए कि बच्चों का ध्यान पढ़ाई में लगे। कई बार ऐसा होता है कि हम पढ़ने बैठते हैं, पढ़ना चाहते हैं, लेकिन जब हम किताब सामने रखकर पढ़ते हैं हमारा ध्यान कहीं और चला जाता है। तो इसका क्या कारण है, क्योंकि कुछ रीज़न होते हैं, कुछ हमारे थॉट पैटर्न बन जाते हैं। उस थॉट पैटर्न की वजह से हम पढ़ने बैठते हैं, हमारा ध्यान कहीं दूसरी तरफ चला जाता है। तो उन बच्चों को ये शिक्षा देना और उनको बताना कि कैसे हम अपने ध्यान को भटकने से बचा सकते हैं और कैसे हम अपने ध्यान को पढ़ाई में लगा सकते हैं और जो ये सोशल मीडिया वगैरह है इससे कैसे बच सकते हैं। और नंबर 5वां काम मेरा है, जो गरीब बच्चे हैं उनका सहयोग करना। जैसे यहाँ हलवाना गांव है, तो हलवाने गांव में हमने 2015 में सिख बच्चों के लिए एक छोटा सा प्रोग्राम शुरू किया था, गुरबानी पढ़ाना। उनको गुरबानी की शिक्षा दी जाती है और साथ में वो स्कूल में भी पढ़ते हैं, कोई 10वीं में है, कोई +1 में, कोई +2 में, कोई 6ठी और 7वीं में है। उनकी जो किताबें हैं, उनकी स्कूल की वर्दियां हैं या और जो भी उनका ज़रूरत का सामान है वो प्रोवाइड कराना, और ये सारा कुछ फ्री में किया जाता है। साथ हलवाना गांव में हमने एक सिलाई सेंटर खोला हुआ है, जहाँ पर एक बहुत अच्छी मैडम हैं जो लड़कियों को सिखाती हैं। वहाँ चाहे हिंदू मुसलमान सिख कोई भी लड़कियां हैं, सारी हमारी बेटियां हैं, कोई भी वहाँ पर सीख सकती है। 20-25 मशीनें हैं और उन बच्चियों को जो भी सामान सिलाई के लिए चाहिए, चाहे वो धागा है, बुकरम है या अखबार वगैरह है और कपड़े हैं, ये सारा कुछ फ्री दिया जाता है। अगर आपके इस एरिए में कोई बच्ची जो हलवाने के नज़दीक हो अगर वो सिलाई सीखना चाहती है तो उस सेंटर में वो जा सकती है। तो ये 4-5 प्रोग्राम लेकर मैं यहाँ इंडिया में हूँ, गाँव में, स्कूलों में, गुरुद्वारों में मैं ये कैंप और सेमिनार का जो है आयोजन करता हूँ
और ये सारे का सारा फ्री होता है। आज का जो विषय था, आज का जो सब्जेक्ट था नैतिक शिक्षा, ये आपको कैसा लगा इसके बाद में आप कमेंट कर सकते हो। और अगर आपका कोई सवाल हो तो कोई भी बच्चा या कोई भी अध्यापक शिक्षा के बारे में, अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में या और कोई सवाल पूछना चाहे तो वो आप सवाल पूछ सकते हो। यहाँ के प्रबंधकों का, प्रिंसिपल साहिबान का, सारे अध्यापकों का और सारे बच्चों का मैं धन्यवाद कहता हूँ। और धन्यवाद करता हुआ मैं आज के इस सेमिनार को यहीं पर समाप्त करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।